हम कर रहे थे चैप्टर 19 क्लास 11th का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात की थी, सेकेंड लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम ह्यूमन एक्सक्रीशन मतलब कि प्रोसेस की बात करेंगे। तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है बायो क्लासेस में। चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे आगे देखेंगे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मीन्स ग्लोमेरुलस से स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आपने नहीं देखा होगा, तो इसे देखने के बाद ही आप इसको फॉलो करिए, नहीं तो आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो ब्लड का हो रहा है ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस जो बोमेन्स कैप्सूल में कैपिलरीज होती हैं इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, इससे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसमें जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 1100 to 1200 ml पर मिनट ब्लड किडनी से फिल्टर होता है। ठीक है, 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस ये एफरेंट आर्टरियोल अंदर जा रही हैं और इफरेंट आर्टरियोल बाहर निकल रही है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है। तो इसमें लेयर्स कौन कौन सी होंगी? एक तो आपकी लेयर हो गई बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर हो गई। ठीक है, दूसरा ग्लोमेरुलस और एपिथेलियल लेयर बोमेन्स कैप्सूल के बीच का पार्ट दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट फ्लूइड, और तीसरा जो है वो है एंडोथीलियम, जो ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज हैं, इसकी जो कैपिलरी या वेसल की जो वॉल होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। तो ये एंडोथीलियम लेयर और मेम्ब्रेन एंड थर्ड बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर, इन 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। एपिथेलियल सेल्स जो बोमेन सेल्स हैं, बोमेन कैप्सूल्स की जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। इनके बीच में पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्लिट पोर्स कहा जाता है, जिनको स्लिट पोर्स कहा जाता है। तो फिल्ट्रेशन जब होता है तो स्लिट पोर्स के थ्रू फ्लूइड बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है। फिल्ट्रेशन जब होता है तो इसे प्रोटीन मटेरियल्स ये अंदर ही रह जाते हैं और प्लाज्मा माइनस प्रोटीन ये बोमेन्स कैप्सूल में आता है। प्रोटीन की साइज बड़ी होती है इसलिए ये पोर्स के थ्रू एंटर नहीं करते हैं, तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन ये बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अब ये फिल्ट्रेशन का रेट क्या है? पर मिनट कितने फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो रहा है? पर मिनट 125 ml फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, पर मिनट 125 ml फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब पर डे 180 लीटर फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होता है। 180 लीटर मतलब आप सोचेंगे 180 लीटर तो हमारे बॉडी में फ्लूइड है ही नहीं, तो इसका फिल्ट्रेशन पर डे कैसे होगा? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि ब्लड हमेशा प्योर हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है, इस वजह से इस तरह से 180 लीटर फ्लूइड का फिल्ट्रेशन पर डे होता है। ये GFR ये रेगुलेटेड होता है टू मैकेनिज्म से। पहला है मायोजेनिक मैकेनिज्म और दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के थ्रू। मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है उस टाइम क्या किया जाता है कि ब्लड प्रेशर को हमें डिक्रीज करना है। तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए एफरेंट आर्टरियोल जो ग्लोमेरुलस में आ रही हैं, एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर चौड़ा होता है और इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर
पतला होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में जो एंटर करते हैं। अब ये मायोजेनिक मैकेनिज्म में जब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है तो ये क्या करता है, एफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर को और चौड़ा कर देता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो वॉल्स लॉ आपको पता है कि वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, जो ये इफरेंट आर्टरियोल्स, ये कैपिलरी जो है इफरेंट आर्टरियोल्स, ये पूरे लूप ऑफ हेनले में एक नेटवर्क की तरह से फैली रहती हैं, यही बनाती हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये रेनिन नामक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कब सिक्रीट करती हैं, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। मायोजेनिक मैकेनिज्म कब है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस मतलब कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब कि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। तो या तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जीएफआर की रेट अगर कम हो जाए, या फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट्स में जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये रेनिन नाम का हार्मोन ये सिक्रीट करता है। ये रेनिन हार्मोन ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जब बन जाता है तो ये आर्टरियोल्स, जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, इनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं और पतली कर देती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने से फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा एंड रेज इन बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगी। तो इस तरह से ये दोनों मैकेनिज्म हैं जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये 3 प्रेशर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जीएचपी, सीओपी और सीएचपी। जीएचपी क्या है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सीओपी कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सीएचपी कोलॉइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है कि जो ग्लोमेरुलस से जो प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है, ग्लोमेरुलस है ये बॉमिंस कैप्सूल है, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस में जो फ्लूइड है उसके वजह से, जो प्लाज्मा है उसके वजह से जो प्रेशर बॉमिंस कैप्सूल में लग रहा है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर लगता क्यों है, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल वाइडर है और इफरेंट आर्टरियोल ये थिनर है, इस वजह से ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर होता कितना है, दैट इज 60 mmHg ये प्रेशर होता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ मटेरियल्स का हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा प्रेशर है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये प्रेशर जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं ये इस फिल्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये अपोज करते हैं फिल्ट्रेशन को, क्योंकि ये पोर्स से होकर के बॉमिंस कैप्सूल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। तो ये अपोजिंग प्रेशर है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट होता है। होता कितना है, ये होता है 32 mmHg। थर्ड प्रेशर इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फ्लूइड बॉमिंस कैप्सूल में आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो फ्लूइड के बॉमिंस कैप्सूल में एंटर कर जाते हैं, ये फिल्ट्रेट भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं,
ठीक है, तो ये भी ऑपोजिट प्रेशर है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट काम करता है। ये कितना होता है 18 mmHg। तो सपोर्ट में 60 mmHg है और ऑपोजिट में 32 mmHg और 18 mmHg है। तो इस तरह से हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल सकते हैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा GHP माइनस COP प्लस CHP, 60 माइनस 32 प्लस 18, जो कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कितना होगा 10 mmHg का प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब 1 mmHg को कैलकुलेट किया गया है कि 1 mmHg प्रेशर ये फिल्टर करता है 12.5 ml ऑफ प्लाज्मा पर मिनट। 1 mmHg 12.5 ml ऑफ प्लाज्मा पर मिनट फिल्टर कर सकता है। तो टोटल कितना लग रहा है 10 mmHg। 10 mmHg पर मिनट 125 ml ऑफ प्लाज्मा पर मिनट फिल्टर कर सकता है। ठीक है, इसलिए अगर हम देखें तो 125 ml ऑफ प्लाज्मा पर मिनट ये फिल्टर कर रहा है। तो अगर 5 लीटर ब्लड है तो 5 लीटर का 2.5%, 5 लीटर का 2.5% ब्लड हर मिनट फिल्टर हो रहा है। फिल्ट्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू GFR अपॉन RPF। GFR क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमने क्या निकाला 125 ml, और RPF मीन्स पर मिनट जितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है किडनी में, दैट इज RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, 1 मिनट में जितना फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, दैट इज 125 ml, एंड 1 मिनट में जितना प्लाज्मा आ रहा है किडनी में, दैट इज 650 ml। ये 650 ml आया कैसे, जो ब्लड किडनी में आ रही है, हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि ब्लड किडनी में कितनी आ रही है 1250 ml ब्लड किडनी में आती है। ठीक है, 1250 ml ब्लड हर मिनट किडनी में आती है। अब इसमें से आपको पता है कि 100% ब्लड है तो उसमें 45% कार्पेसल्स होते हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, 55% प्लाज्मा होता है। तो 1250 का 55% प्लाज्मा कितना हो गया 650 ml। तो प्लाज्मा कितना आ रहा है किडनी में, ब्लड आ रहा है 1250, बट प्लाज्मा कितना आ रहा है दैट इज 650 ml। ये सारे फिगर्स आपको पता होना चाहिए। ब्लड किडनी में कितना आ रहा है 1250 ml ओके पर मिनट, प्लाज्मा कितना आ रहा है किडनी में 650 ml, जिसलिए हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। फिल्टर कितना हो रहा है पर मिनट 125 ml। ठीक है, तो 24 आवर्स में टोटल GFR, अगर GFR जो है 125 ml पर मिनट है तो एक दिन में कितना फिल्टर हुआ दैट इज 180, मतलब फिल्ट्रेट कितना बना एक दिन में दैट इज 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, मतलब यूरिन बन रहा है 180 लीटर। लेकिन यूरिन एक्सक्रीट कितना होता है दैट इज 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यूरिन, 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं पर डे। तो 178.5 लीटर जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, यूरिन फर्स्ट स्टेप में कितना बना था 180 लीटर, लेकिन एक्चुअल एक्सप्रेशन कितना होता है 1.5 लीटर, मतलब कि 178.5 लीटर दैट इज सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड प्रोसेस दैट इज, फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस क्या है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब फिल्टर होता है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बॉमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, बॉमन्स कैप्सूल से फिर वो नीचे लूप ऑफ हेनले में आ जाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है।
पैसिव रीअब्जॉर्प्शन नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। जिस जिस सेगमेंट से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कौन से हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब हम मेड्यूला में जाते हैं तो मेड्यूला के बाहर जो किडनी है, किडनी का बाहरी पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स, और अंदर का पार्ट क्या होता है, मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी सेम होती है, कॉर्टेक्स रीजन की ऑस्मोलैरिटी सेम होती है जो कि 300 मिली ऑस्मोल होती है। लेकिन मेड्यूला में जब हम किडनी से मेड्यूला में अंदर जाते हैं तो मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी नीचे जाने पर और बढ़ती जाती है। ठीक है, और डीप जाने पर मेड्यूला में ऑस्मोलैरिटी और इंक्रीज करती जाती है। ये तो मेडुला रीजन में रेंज क्या होता है ऑस्मोलैरिटी का, दैट इज 300 to 1200 मिली ऑस्मोल। ठीक है, सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये लाइंड होती हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल से, जिसमें बहुत सारे माइक्रोविलाइज होते हैं जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को बढ़ाते हैं। डायग्राम आप देख लीजिएगा बुक में से। ठीक है, 70 to 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसका 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हो जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये कॉर्टेक्स रीजन में ही होती हैं। इसमें ऑस्मोलैरिटी सेम होगी, जो ऑस्मोलैरिटी फ्लूइड की वॉमेंस कैप्सूल में है वही ऑस्मोलैरिटी यहाँ भी होगी, मतलब कि आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होंगे। रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है इनका, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है या तो डिफ्यूजन या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। कुछ यूरिया भी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन सल्फेट और क्रिएटिनिन ये रीअब्जॉर्ब एकदम भी नहीं होते हैं। ग्लूकोज सॉल्यूट H2O ये ऑटोमेटिकली रीएब्जॉर्ब होते हैं बाय ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का क्या मतलब है, मतलब जब NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो उसके साथ साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे अगर हम बहुत नमक खा लेते हैं तो हमें बहुत तेज प्यास लगती है, क्योंकि ये NaCl अपने साथ H2O का भी मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो जैसे बॉडी में जब NaCl आपने ले लिया, सेल्स में NaCl हो गए, तो जो ब्लड में का वाटर होगा ये सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड में वाटर की कमी हो जाएगी, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। इसी को कहते हैं ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सिक्रेशन यहाँ पर किसका किसका होता है, H आयन का और NH3 का, मतलब वापस से ट्यूब्यूल्स में डाल दिए जाते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स में सारे आ गए पे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, पोटेशियम आयन, और सिक्रेशन इसमें पोर क्या किया जा रहा है, NH3 और H आयन, इसका सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ ये होते हैं परमिएबल वाटर के, वाटर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, केवल वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कोई और सॉल्यूट रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि वाटर केवल निकल गया ना, सॉल्यूट्स ज़्यादा हो गए अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स का, तो प्लाज्मा कैसा हो जाएगा, ये अंदर का फ्लूइड कैसा हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, रेंज इसकी क्या है, 400 to 1200 मिली ऑस्मोल, यहाँ तक धीमे धीमे रीअब्जॉर्ब होते जाएगा तो ये और हाइपरटोनिक होते जाएगा एंड तक। नेक्स्ट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में टू पार्ट्स हैं, थिन सेगमेंट है और थिक सेगमेंट है। थिन सेगमेंट में NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, पहले क्या था, ये हाइपरटोनिक था, हाइपरटोनिक में से NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो वाटर तो अंदर है ही है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, सॉल्यूट कम हुआ, तो ये धीमे धीमे हाइपरटोनिक से ये आइसोटोनिक हो जाते हैं। 600 to 900 मिलीऑस्मोल इनका कंसंट्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे थिक सेगमेंट में। थिक सेगमेंट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो NaCl के रीअब्जॉर्प्शन से ये इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आइसोटोनिक से अब सॉल्यूट भी बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो 300 to 400 मिली ऑस्मोल हो जाएगा। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में NaCl वाटर, बाइकार्बोनेट जैसा कि प्रॉक्सिमल में होता है, काफ़ी मिलता जुलता डिस्टल में भी होता है, और इसमें सिक्रीशन किसका होता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन हो जाता है, और ये हाइपोटोनिक हो जाते हैं, और इनका ऑस्मोलैरिटी देखी जाए तो 200 मिली ऑस्मोल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पर केवल H2O का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन H आयन और पोटेशियम आयन का होता है। धीमे धीमे जब ये कॉर्टेक्स से मेडुला तक कलेक्टिंग डक्ट आती है तो ये हाइपरटोनिक हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से इनकी ऑस्मोलैरिटी ये वैरी करती है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, जहाँ पर कहीं पर रीअब्जॉर्प्शन किसी सब्सटेंस का होता है, कहीं पर किसी का होता है, सिक्रीशन होता है, और इनकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करने के लिए ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये मैक्सिमम एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये रिलीज कहाँ से होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं इसको, और ये फिर सिक्रीट करते हैं और फिर ये इसको कलेक्ट कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड ADH वैसोप्रेसिन हार्मोन ये रिलीज करती है। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जब ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो कलेक्टिंग डक्ट्स में ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन नेक्स्ट हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन ये मैक्सिमम ऐड करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, जहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको याद रखना है कि 3 जगह होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में किसके एक्शन के थ्रू हो रहा है, ADH के एक्शन के थ्रू हो रहा है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किसके एक्शन के थ्रू हो रहा है, एल्डोस्टेरोन के थ्रू हो रहा है। एल्डोस्टेरोन ये हार्मोन ये रिलीज होता है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन से। ये सारी चीजें हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज सिक्रीशन, जिसको साथ साथ हमने पढ़ भी लिया है। सिक्रीशन में ट्यूब्यूलर सेल्स ये सिक्रीट करती हैं ट्यूब्यूल्स में H आयन, पोटेशियम आयन और NH3 आयन टू फिल्ट्रेट। इस प्रोसेस में ATP यूज होता है। तो इस तरह से ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं आयनिक और एसिड बैलेंस को मेंटेन करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है, इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है दोनों लिम्स में, हेनले लूप में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को पहले हम जानते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। जो आपका बॉमन्स कैप्सूल के बाद जो नेफ्रॉन रीजन है, यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब जो वासा रेक्टा प्रेजेंट है, वासा रेक्टा जो एफरेंट आर्टरियोल हैं जो फैली रहती हैं, जो पैरेलल चलती हैं लूप ऑफ हेनले के, उसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। इन वासा रेक्टा में जो फ्लूइड का फ्लो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें फ्लूइड का डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर है, और इसमें वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होगा, ऊपर से नीचे होगा। यहाँ पर कैसे है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले फ्लूइड का फ्लो ऊपर से नीचे है। यहाँ पर वासा रेक्टा जो होगी
वासा रेक्टा जो होगी यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो कैसे होगा, नीचे से ऊपर होगा। तो इसलिए इनका जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती हैं, कॉर्टेक्स से मेडुला में मेंटेन करती हैं। अब ये कॉज किसकी वजह से होती है, NaCl और यूरिया के एब्जॉर्प्शन के रीएब्जॉर्प्शन के वजह से ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। ठीक है, NaCl जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टम। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से NaCl निकलेगा। ठीक है, और ये अंदर किसके जाएगा, डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, इसमें एंटर करेगा। ठीक है, तो NaCl निकला कहाँ से, NaCl निकला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकला और एंटर किया वासा रेक्टा में। ठीक है, अब ये वासा रेक्टा में जब एंटर किया तो वासा रेक्टा से होता हुआ ये वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये NaCl इंटरस्टिशियम फ्लूइड, इनके बीच में जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियम फ्लूइड में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो वासा रेक्टा NaCl निकला कहाँ से, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में गया, जहाँ से इंटरस्टिशियम फ्लूइड में छोड़ दिया गया। इसी तरह यूरिया जो है, यूरिया ये एंटर करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एंटर करता है, और इधर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है यूरिया। ठीक है, तो इस तरह से NaCl और यूरिया ये ये जो है ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं जिनको काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू समझा जा सकता है। ये इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ये ग्रेडियंट को, जो इंटरस्टिशियम दोनों के बीच में जो फ्लूइड रीजन है उनमें ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, जो कि इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किडनी ये नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेट कर देती है इनिशियल फिल्ट्रेट, जो इनिशियल फिल्ट्रेट GFR के थ्रू जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसको 4 टाइम्स किडनी और कंसंट्रेट नियरली कर देती है। ठीक है, हम फिर से इसको देख लेते हैं। हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकला NaCl, एंटर किसमें किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ये अंदर से हुआ और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से बाहर आ गया इंटरस्टिशियम फ्लूइड में। ठीक है, दूसरा यूरिया, यूरिया एंटर करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एंटर करता है, और ये निकलता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर ये इंटरस्टिशियम फ्लूइड में आ जाता है। तो ये NaCl और यूरिया जो है ये इंटरस्टिशियम फ्लूइड जो है, इसके बीच में जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियम फ्लूइड, इसको मेंटेन करते हैं, इसके कंसंट्रेशन को, जो ऑस्मोलैरिटी है डीपर जाने पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इसको ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था यूरिन फॉर्मेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये जो मैकेनिज्म है बहुत यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, सो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स। तो 3 लेक्चर्स आपके हो गए, अब हमें बस रेगुलेशन और जो किडनी डिसऑर्डर्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब